बातें बाइस्कोप की। पिटारा में आज बाइस्कोप की बातें। एक्शन। बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम आज आपकी चेतना को जगाने के लिए लाया है B.R. इशारा की फिल्म चेतना की बातें। निर्माता निर्देशक B.R. इशारा और इंडस्ट्री के कई लोगों से चर्चा करने के बाद फिल्म चेतना से जुड़ी बातों को खोजबीन कर आपके लिए लाए हैं रमेश जोशी। और रमेश जोशी की बातों को अपनी आवाज में ढालकर आप तक पहुंचा रहे हैं लोकेंद्र शर्मा। लोकेंद्र शर्मा के इस प्रोग्राम को तैयार बनाने के नाम पर। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। फिल्म चेतना के निर्माता B.R. इशारा असल में लेखक हैं। उन्होंने कई फिल्मों के लिए कथाएं, पटकथाएं और संवाद लिखे हैं। दर्जन भर से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया है और खुद अपने बैनर पर 4 फिल्मों का निर्माण भी किया है। लेकिन फिल्म निर्माण का काम उन्हें ज्यादा रास नहीं आया। B.R. इशारा ने नई प्रतिभाओं को चांस देने वाले निर्माता निर्देशक के रूप में बहुत नाम कमाया है। उन्होंने अनिल धवन, विजय अरोड़ा, रजा मुराद, रीना रॉय, परवीन बाबी, सारिका, राज किरण और डैनी जैसे कलाकारों को फिल्मों में ब्रेक दिया। अपनी पहली फिल्म चेतना में उन्होंने कैमरामैन सुदर्शन नाग को पहला अवसर दिया। आज के बहुचर्चित निर्देशक शेखर कपूर को भी उन्होंने फिल्म पल दो पल का साथ में अभिनेता के रूप में पहला मौका दिया। चुपके से पीछे से आके मुस्कुराते, चुपके से पीछे से आके मुस्कुराते, फिर मेरी आंखें मीचोगी तुम कब आके हो, चुपके से पीछे से आके मुस्कुराते। B.R. इशारा की फिल्में बहुत ज्यादा कामयाब भले ही ना रही हों, लेकिन चर्चित बेशक रहीं। स्त्री और पुरुष के संबंधों पर कभी कभार उनके जो बेबाक बयान आते थे वे भी खासी हलचल मचाते रहे। शादी को मानवीय सभ्यता का सबसे बड़ा धोखा बताते हुए एक बार उन्होंने कहा था, मैरिज इज द ग्रेटेस्ट फ्रॉड ऑफ सिविलाइजेशन। और इस बयान के बाद नायिका रेहाना सुल्तान से शादी रचाकर सभ्यता के इस फ्रॉड में B.R. इशारा शरीक भी हो गए। प्रेम और देह संबंधों पर भी उनका नजरिया जो था वो खासा विवादास्पद रहा। प्यार मोहब्बत आज के समाज को बहुत बड़ा धोखा है, फरेब है। आप जैसे बेवकूफ और बुज़दिल मर्द जो प्यार और मोहब्बत का दावा करते हैं, एक न एक दिन किसी लड़की के हाथों धोखा खाकर या बीवी की बेवफाई से तंग आकर मेरी ही जैसी किसी के पास आते हैं। भगवान के लिए आप कपड़े पहन लीजिए। ये मजाक अच्छा नहीं है अली साहब। आप कपड़े पहन लीजिए प्लीज, ड्रेस अप योरसेल्फ। B.R. इशारा कहते हैं कि फिल्मों में उनका आना महज एक संयोग था। फिल्मकार बनने की कोई महत्वाकांक्षा उनमें कभी नहीं रही। बचपन में जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा उन्होंने पाली थी वो थी बड़े होकर एक ट्रक ड्राइवर बनने की। वे हिमाचल के करीब के एक गांव के हैं। माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो चुका था। चाचा के साथ रहते थे।
मिठाई खाने का बड़ा चाव था। इसी चाव के चलते एक दिन चाचा जी की अंटी साफ कर दी। भरपेट मिठाई खाने के बाद जब पता चला कि जल्दबाजी में बहुत सारा रुपया चुरा बैठे हैं, तो घर लौटने की हिम्मत नहीं हुई। बस में बैठकर दिल्ली आ पहुंचे। बाद में दिल्ली से बंबई आ गए। रास्ते में एक दोस्त बन गया, वो भी घर से भागा हुआ था। बंबई पहुंचकर इस दोस्त ने दगा कर दी। बाबूराम की जेब का सारा माल मत्ता लेकर चलता बना। बेचारे बाबूराम मायूस होकर रो पड़े। वीटी स्टेशन पर एक टीटी ने उन पर दया दिखाई। वो उन्हें अपने घर ले आया और अपने यहां नौकर रख लिया। तब बाबूराम की उम्र थी 16 बरस और कुल शिक्षा थी 8वीं कक्षा तक। कुछ दिन तक टीटी के घर में नौकरी करने के बाद बाबूराम बंबई के रंजीत स्टूडियो की कैंटीन में बाहर वाला छोकरा की हैसियत से काम पा गए। वे फिल्मों के सेट पर कैंटीन से चाय पानी पहुंचाते। उन दिनों रंजीत स्टूडियो में केदार शर्मा जोगन बना रहे थे। फिल्म की नायिका थी नरगिस। धीरे धीरे नरगिस बाबूराम नाम के इस चाय वाले छोकरे को पहचानने लगी। नरगिस ने सिफारिश करके उन्हें गीतकार और निर्माता कमर जलालाबादी के साथ काम दिला दिया। वे कमर जलालाबादी के घर में नौकर भी थे और उनकी फिल्म छोटी भाभी में स्पॉट बॉय भी। बाद में तारा हरीश की फिल्म कंपनी के डायरेक्शन विभाग में अप्रेंटिस के तौर पर वे भर्ती हो गए। अब डायरेक्शन सीखने की धुन लगी। ये सन 1949-50 की बातें हैं। तारा हरीश की फिल्म का नाम था दारा। इस फिल्म के हीरो थे मुकेश। जी हां, आप जानते ही हैं कि गायक मुकेश ने अपना फिल्मी सफर एक हीरो के रूप में शुरू किया था। 5वें दशक के शुरुआती दौर में मुकेश कई फिल्मों में बतौर नायक आए। उन्होंने स्वयं भी अनुराग नाम की एक फिल्म का निर्माण किया। मुकेश इस फिल्म के संगीतकार भी थे और हीरो भी। नायिका थी उषा किरण और मृदुला। फिल्म अनुराग सिनेमा घरों तक पहुंचने का सौभाग्य नहीं पा सकी और बीच में ही बंद हो गई। मुकेश न निर्माता के रूप में कामयाब हो सके और न ही हीरो के रूप में। आगे चलकर उन्हें गायक के रूप में कामयाबी मिली और वे लोकप्रियता के सिंहासन पर जा पहुंचे। होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी। दोस्तों, मुकेश और उनके हिट गानों की बातें फिर कभी करेंगे। आइए अभी बातें करते हैं B.R. इशारा और उनकी फिल्म चेतना की। विभाजन के बाद लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री छिन्न भिन्न हो चुकी थी और वहां के कई फिल्मकार अब बंबई में थे। ये सभी उर्दू जानने वाले लोग थे और उन्हें देवनागरी स्क्रिप्ट पढ़ने में मुश्किल आती थी। उस दौर के निर्देशकों को ऐसे सहायकों की जरूरत होने लगी जो फिल्म की पटकथा और संवादों को फारसी लिपि में लिख कर दे सकें। B.R. इशारा उर्दू माध्यम से पढ़े थे। उन्हें ये काम बखूबी आता था। धीरे धीरे पटकथा और संवादों की समझ बढ़ी। जब कोई डायलॉग किसी डायरेक्टर को नहीं जमता तो बाबूराम अपना सुझाव जमा देते। इसी तरह करते कराते डायलॉग राइटर बन गए। केदार कपूर की स्टंट फिल्म आवारा बादल में डायलॉग राइटर के रूप में बाबूराम इशारा को पहला मौका मिला। स्वतंत्र रूप से फिल्म डायरेक्ट करने का अवसर मिला सन 1964 में। यह फिल्म थी इंसाफ का मंदिर।
इंसाफ का मंदिर फिल्म के मुख्य सितारे थे संजीव कुमार, स्नेहलता और नादिरा। ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थी और ज्यादा नहीं चली, लेकिन फिल्म इंसाफ का मंदिर के कारण B.R. इशारा एक डायरेक्टर के रूप में स्थापित हो गए। इसके बाद सन 1972 में उन्होंने फिल्म चेतना का निर्माण किया और इस तरह ट्रक ड्राइवर बनने का अरमान करने वाले बाबूराम इशारा डायरेक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन गए। चेतना उनकी पहली फिल्म थी और कामयाब रही थी। मुझे देख कर कह रहे हैं सभी, मोहब्बत का हासिल है दीवानगी। मुझे देख कर कह रहे हैं सभी, मोहब्बत का हासिल है दीवानगी। प्यार की राह में फूल भी थे मगर मैंने कांटे चुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सजा। मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सजा। B.R. इशारा का कहना है कि उन्हें हिपोक्रेसी से बहुत चिढ़ है। कई बार लोग होते कुछ और हैं मगर बनते कुछ और हैं। हर कोई अपनी हकीकत को छुपाता है और एक नकली चेहरा पेश करता हुआ दिखाई देता है। हमारा पूरा सामाजिक व्यवहार एक ढोंग जैसा होता है और ढोंग को जीने वाला समाज आदर्श समाज कतई नहीं हो सकता। समाज के इस ढोंग या हिपोक्रेसी पर कोई धांसू फिल्म लिखने का विचार B.R. इशारा को आया। इस विचार के साथ ही जो पहला दृश्य उनके जहन में कौंधा वो था एक शरीफ लड़की का। ऐसी शरीफ लड़की जो रात के अंधेरे में कॉल गर्ल का धंधा करती है। फिर वही कमरा, फिर वही शराब, वही सिगरेट। जब तक वो आएगा 3 पैक मेरे अंदर जा चुके होंगे और 6 वो खुद पी कर आएगा। और उसके बाद नहीं, फोन पे मुझसे कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ। आई थिंक इज ऑन द वे। ओके बेबी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। B.R. इशारा ने ऐसा एक सब्जेक्ट जब अपने दोस्तों को सुनाया तो दोस्तों ने कहानी की तारीफ तो कर दी, लेकिन इस पर फिल्म बन सकती है ऐसा किसी को नहीं लगा। लेकिन B.R. इशारा को जब इस कहानी को बनाने के लिए कोई निर्माता नहीं मिला तो उन्होंने खुद ही इसे फिल्म के रूप में बनाने का फैसला किया और फाइनेंस का जुगाड़ करने के लिए निकल पड़े। लेकिन लोग उन्हें पागल समझते, उनकी अकल पर तरस खाते हुए उन्हें बैरंग वापस लौटा देते। इसी दौर में B.R. इशारा कुन्नू भाई नाम के एक सज्जन से जा टकराए। कुन्नू भाई उन्हें 1 लाख रुपए का फाइनेंस करने के लिए तैयार हो गए। B.R. इशारा ने इसी पूंजी से फिल्म चेतना की शूटिंग पूरी कर डाली। फिल्म के लेखक, निर्देशक और निर्माता वे खुद थे। कैमरामैन लिया पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से नए निकले हुए सुदर्शन नाग को और संगीतकार बने सपन जगमोहन। जीवन है एक भूल सजनवा बिन तेरे, आता है हर फूल सजनवा बिन तेरे। जीवन है एक भूल सजनवा बिन तेरे, आता है हर फूल सजनवा बिन तेरे। जीवन है एक भूल सजनवा बिन तेरे, काटा है हर फूल
चेतना उन फिल्मों में से है जो बहुत कम लागत में और बहुत कम समय में पूरी की पूरी शूट कर ली गई थी। अभिनेत्री नादिरा ने अपना पुणे वाला बंगला बी.आर. इशारा को दे दिया था ताकि वहां पर फिल्म चेतना की शूटिंग की जा सके और फिल्म की यूनिट के ठहरने का इंतजाम भी उस बंगले में हो सके। पुणे में बी.आर. इशारा ने 25 दिन तक शूटिंग की। 2 दिन की शूटिंग बंबई में हुई। इस तरह कुल 27 दिनों में फिल्म चेतना की शूटिंग मुकम्मल हो गई। फिल्म चेतना को सिर्फ 27 दिनों में शूट करने वाले बी.आर. इशारा ने अपनी एक और फिल्म को इससे भी कम समय में पूरा किया है। इस फिल्म का नाम था मिलाप। ये फिल्म सिर्फ 14 दिनों में शूट कर ली गई थी। कम समय में बनने वाली फिल्मों में कुन्नू भाई की एक और फिल्म है कामना और बी.के. आदर्श की फिल्म है मजे ले लो। इन दोनों फिल्मों का नाम भी इस तरह की फिल्मों की फेहरिस्त में लिया जा सकता है। ये दोनों ही फिल्में मात्र 7 दिनों की अवधि में पूरी की पूरी शूट कर ली गई थीं। लेकिन हां, ये दोनों ही फिल्में स्टेज प्लेज पर आधारित थीं। बहरहाल 27 दिनों में बनी हुई फिल्म चेतना को सिनेमा घरों तक पहुंचने में करीब 1 बरस का समय लगा। इस फिल्म के लगभग 150 ट्रायल हुए। डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म देखते, सौदा करते, लेकिन 1 सप्ताह के भीतर ही सौदा कैंसिल करके फिल्म छोड़ जाते। उनके ख्याल में यह फिल्म बहुत रिस्की थी। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म का अंत बदलवाना चाहते थे। इसके लिए बी.आर. इशारा तैयार नहीं होते। अंत तो गत्वा जब फिल्म रिलीज हुई उस समय भी असमंजस की स्थिति बनी रही। पुरानी दिल्ली के एक थिएटर में ये 2 सप्ताह तक फिल्म लड़खड़ाई और तीसरे सप्ताह में उतार दी गई। लेकिन बंबई और कुछ दूसरे शहरों से फिल्म के पिकअप करने के समाचार मिल रहे थे। इसलिए दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके के एक सिनेमाघर में फिल्म चेतना दोबारा लगाई गई और इस बार 35 हफ्ते तक चली। एडल्ट फिल्म का सर्टिफिकेट पाने के बावजूद फिल्म चेतना सभी हलकों में हिट साबित हुई। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर कबूल होने का यकीन होता तो मैं भगवान से ये दुआ करता कि हर साल एक दिन का हो जाए और वो दिन आज का दिन। आज मैं पैदा हुआ था। आज मेरा दूसरा जन्म है। हाँ, दूसरा जन्म है। जिस रोज मैं अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था वो जन्मदिन तो मैं दिल्ली में मनाता हूँ क्योंकि मेरे माता पिता वहां हैं। और जो ये दूसरा जन्मदिन है उसकी हिस्ट्री ये है कि आज से ठीक 4 साल पहले आज के ही रोज मैं डेथ बेड पर पड़ा था। मुझे खून की सख्त जरूरत थी। मेरे टाइम में खून अवेलेबल नहीं था। अखबारों में छपवाया गया, रेडियो पे अनाउंस करवाया गया, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इतने में अनिल आसाम से कर्ज लेकर बाई प्लेन मुझे नई जिंदगी देने के लिए दिल्ली आया और इसके खून से मैं जीता। इसलिए आज के रोज हम दोनों दोस्त पहले हॉस्पिटल जाकर खून दान करते हैं और फिर इसी तरह मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है। सन 1970 और 71 के दौरान बंबई फिल्म उद्योग में पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के नए कलाकारों की धूम मची हुई थी। शत्रुघ्न सिन्हा और रेहाना सुल्तान इन्हीं में से थे। रेहाना सुल्तान राजेंद्र सिंह बेदी की फिल्म दस्तक के लिए साइन की जा चुकी थी और शत्रुघ्न सिन्हा देव आनंद की फिल्म गैम्बलर में आ रहे थे। बी.आर. इशारा इन दोनों को साइन कर चुके थे, लेकिन उन्हें तलाश थी फिल्म चेतना के हीरो की, एक ऐसे नौजवान की जिसके चेहरे से शराफत और भोलापन टपकता हो। उनके पास फिल्म में मौका पाने के लिए कई नौजवान आ रहे थे, लेकिन ऐसी शक्ल सूरत वाला कोई उन्हें नहीं मिल पा रहा था। एक दिन शत्रुघ्न सिन्हा उन्हें अपने एक दोस्त अनिल धवन से मिलवाने लाए। अनिल धवन बी.आर. इशारा को तुरंत भा गए, लेकिन अनिल धवन को हीरो लेना आगे चलकर एक समस्या बन गया। वैसे तो अनिल धवन पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण लेकर आए थे, लेकिन कैमरे के सामने आते ही वे नर्वस हो जाते। भावपूर्ण दृश्यों में तो वे बुरी तरह असफल साबित हो रहे थे। उन पर एक रोने वाला सीन फिल्माने में
4 शीशी ग्लिसरीन की खर्च हो गई। नौबत यहां तक आई कि B.R. इशारा हीरो बदलने की बात सोचने लगे, लेकिन ऐसा करने में अब तक जितनी फिल्म शूट की गई थी उसे कैंसिल करनी पड़ती और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए फिर से रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ती। इसके अलावा यह भी था कि यह अनिल धवन की पहली फिल्म थी। अच्छे अभिनेता न होने की बात पर अगर उन्हें फिल्म से निकाला जाता तो उनके पूरे फिल्म कैरियर को यह बात चौपट कर सकती थी। स्वयं अनिल धवन का मनोबल इस बात से टूट जाता और वे फिल्मों में काम करने का साहस शायद खो बैठते। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर उन्हें फिल्म से हटाने का इरादा छोड़ना पड़ा। यानी कहना होगा कि फिल्म चेतना के हिट होने के बाद अनिल धवन की जो वाहवाही हुई उसके लिए काफी जिम्मेदार थे निर्देशक, और हां, निर्देशक और लेखक द्वारा लिखे गए संवाद। मैं डार्लिंग, क्या हो गया तुम्हें? है? मेरी आंखों से आंसू बहाने का हक किसने दिया तुम्हें? मैं आपके लायक नहीं हूँ अनिल बाबू। जितना प्यार आप मुझे करते हैं ना तो मैं इसे पाने लायक हूँ न लौटाने लायक। बदली कहीं, जो चीज तुम्हारी अपनी है उसे किससे पाओगी और किससे लौटाओगी? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें प्यार करना सिखाऊंगा। इतना प्यार करना सिखाऊंगा कि तुम प्यार के बिना सब कुछ भूल जाओगे। भरोसा रखो मुझ पर। रात बहुत हो चुकी है, जाओ जाओ, सो जाओ जाओ। फिल्म चेतना की हीरोइन थी रेहाना सुल्तान। रेहाना फिल्म चेतना में कॉल गर्ल की भूमिका में थी। यह भूमिका उन्होंने इतनी सजीवता से निभाई कि आगे चलकर यही रेहाना सुल्तान की इमेज बन गई। जब इस इमेज से बाहर निकलने की रेहाना सुल्तान ने कोशिश की तो स्वयं उनके फिल्मों से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया। बाद में B.R. इशारा से शादी करके उन्होंने गृहस्थी में प्रवेश कर लिया। फिल्म चेतना की कहानी शुरू होती है सीमा के साथ। सीमा एक मॉडल है और साथ ही मॉडलिंग के क्षेत्र में लोगों के लिए एक पहेली। अजीब लड़की है, करती है मॉडलिंग और किसी को हाथ नहीं लगाने देती। इसीलिए तो कोई काम नहीं देता इसे। हम लोग कभी कोई बुला लेते हैं, और कौन बुलाता है इसे? कुछ भी कहो, फिगर अच्छी है लड़की की। लगता है मर्दा से नफरत करती है। इसी सीमा का एक और रूप है, वो रूप जिसे उसके मोहल्ले वाले जानते हैं। चाचा, ये जो छोकरी है ना, अपन को एकदम ही अकुल मालूम पड़ता है। अगर तुमका उल्टे हाथ कर रह के पूरा भूगोल याद आ जाएगा मेरे यार को। खबरदार जो सीमा बिटिया के बारे में आइंदा ऐसी बात की तो बेटा जबान बाहर निकाल लूंगा, समझा? अगर आज ये ना होती तो मैं फुटपाथ पे भीख मांगता फिरता, समझा कि नहीं? ये देख रहा है, ये सारी चीजें इसी की बदौलत है, समझा कि नहीं? चल काम पे चालू हो जा। सीमा मर्दों की जात को पहचानती है, वो उन्हें उनकी हद में रखना भी जानती है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अगर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। इसलिए तो रुका हूँ। ठहरिए जी, एक बात याद रखिएगा,
मैंने मदद आपसे मांगी नहीं थी। गाड़ी तैयार है मैम साहब। मेरा नाम अनिल है। आपका? नहीं बताऊंगा। आपने जो सेवा का मौका दिया है मुझे, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। सीमा की इस बेरुखी से अनिल मायूस नहीं हुआ, बल्कि वो सीमा का दीवाना बन गया। हेलो जैसन, देखिए आपकी जो इलस्ट्रेटेड वीकली में लिस्ट निकली है, मैं उस लड़की का पता जानना चाहता हूँ। चंदन मेंशन। थैंक यू वेरी मच। जॉनी जी। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। कोई कॉल आए तो कह रहे हैं मैं थोड़ी देर में आऊंगा। जी। सीमा का पता मालूम करने के बाद अनिल एक बार फिर सीमा के रूबरू जा पहुंचा। मैं आप ही की तलाश में जा रहा था। क्यों? ये जानना चाहता हूँ कि आप इस कदर बेरुखी का बर्ताव मेरे साथ क्यों कर रही हैं? आपको शायद याद नहीं मैंने क्या कहा था आपसे। जी नहीं, याद है मुझे, एक एक लफ्ज याद है। आपने कहा था याद रखिएगा, मदद मैंने आपसे मांगी नहीं। मैं आपसे मदद का सिला नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन एक इंसान होते हुए आपको कोई हक नहीं है कि दूसरे इंसान के साथ इस तरह का बर्ताव करें। मैडम मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ कहने दीजिए। मैडम मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरी एक बात और याद रखेंगे आप? जी फरमाइए। मुझे आपसे मिलना पसंद नहीं, आपसे बात करना पसंद नहीं, आपकी सूरत पसंद नहीं। मेरी जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जो मुझे पसंद ना हो, याद रखिएगा। अनिल को सिर्फ ये याद रहा कि वो सीमा को चाहने लगा है और उससे मिले बगैर नहीं रह सकता। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। यही ना कि मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ। जिस दिन से आपने मुझे देखा है, आप मेरे ख्यालों में खोए रहते हैं। चलिए किसी होटल में कॉफी पियेंगे, वक्त निकालिए ना, सिनेमा चलेंगे। जी नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। आप झूठ कह रहे हैं। आपके चेहरे से साफ जाहिर है कि आप ये चाहते हैं और कुछ भी नहीं। आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। मैं इन सब बातों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। आई एम सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है। सीमा कुछ भी कहे, मगर सच्चाई ये थी कि अनिल एक निहायत शरीफ इंसान था। अनिल का एक दोस्त था रमेश। अनिल जितना सीधा, रमेश उतना ही बांका, और बांका ही नहीं, स्मार्ट। अनिल को दुनियादारी के राज और मौज मस्ती की राह हमेशा रमेश ही सुझाता। पहले मुझे एक चीज बता, तेरी इस बिगड़ी हालत का कारण कोई लड़की तो नहीं है? तो फिर एक काम करो, शराब पियो। तुम जानते हो मैं शराब नहीं पीता। यार क्या बच्चों जैसी बातें करता है? ये कोई जहर थोड़ी है, शराबी है। सभी पीते हैं, थोड़ी पी लो। भटकने से बहकना अच्छा है, और फिर जो कुछ तुम भूलना चाहोगे भूल जाओ। जो खुद को भूल चुका हो वो और क्या भूलना चाहेगा? देखो अनिल, किसी लड़की के लिए मैं तुम्हें अपना करियर खराब नहीं ले दूंगा, चाहे वो लड़की कितनी खूबसूरत क्यों नहीं हो। आज दुनिया में आसानी से और सस्ती एक ही चीज मिलती है, और वो है लड़की। अच्छा तुम्हें मैं तमाशा दिखाता हूँ। अरे नहीं भैया, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है अनिल, जरूरत है। ये हकीकत तुम पे जाहिर होनी ही चाहिए, इसका तजुर्बा तुम्हें होना चाहिए, ताकि तुम जिंदगी में आइंदा कभी धोखा न खाओ। तुम घर में भी आता हूं, लेकिन मेरी बात तो सुनो। देखो कुछ नहीं सुनोगे, आज की रात तुम मेरी सुनोगे और जो कहूंगा वो मानोगे। अनिल को दुनियादारी सिखाते हुए रमेश ने उसे वो वर्जित फल चखाने का भी आयोजन किया जिसे कहते हैं मौज। आज रात भर के लिए मुझे एक लड़की चाहिए, मिलेगी? मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो दीन दुनिया जान जहान धर्म ईमान वगैरह सब कुछ भुला दे। ऐसी मिलेगी? कमला, रीटा, लता, रेखा, सुरेखा। रेखा सुरेखा बढ़ा दो। वो लड़की तुम्हें याद है जो मेरे फ्लैट में पहले भी 2-3 बार आ चुकी है? क्या नाम उसका? वो भी मिलेगी बॉस। अच्छा तो एक काम करो, ये 2000 रुपये अपने पास रखो, उसे लेकर पहुंचो तुम, मैं आता हूं। धड़कते दिल से अनिल चल पड़ा और वहां पहुंचा तो लगा उसकी धड़कन रुक जाएगी। सहनसीब, माफ कीजिएगा, मैं इस मुलाकात के लिए तैयार नहीं थी।
और लगता है आप भी तैयार नहीं थे। खैर छोड़िए, जब मुलाकात हो ही गई तो खामोश खड़े खड़े यह सोच सोच कर वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। भूल गई, क्या नाम बताया था आपने? अनिल साहब। वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? आगे आइए ना, आप भी जाइए। मैं वादा करती हूँ जो कुछ मैंने आपसे याद रखने के लिए कहा था सब भुला दूंगी। कमाल है, जिसे पाने के लिए आप इस कदर बेचैन थे, बेकरार थे, बेताब थे, उसके इतना पास आकर ये 4 कदम का फासला आपसे तय नहीं हो रहा। अनिल सीमा को इस रूप में देखकर भौचक्का रह गया, लेकिन सीमा अब बेखौफ हो चुकी थी। सच्चाई बेनकाब हो जाने के बाद डरने और झिझकने की जरूरत कहाँ रहती है। आइए ना। नहीं देखेंगे आप? मिस्टर अनिल, पास नहीं आते तो कुछ कहिए ही। आपके पास तो बहुत कुछ है ना कहने को। क्यों नहीं कहते कि मिस सीमा, तुम जो दिन के उजाले में फख्र से गर्दन अकड़ा के चलती हो, पाकिज़गी का ढोंग रचाए फिरती हो, तुम्हारी असलियत ये है कि तुम एक बाजारू औरत हो, रंडी हो। क्यों नहीं पूछते मुझसे कि मिस सीमा, तुमने कहा था कि मेरी जिंदगी में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो मुझे पसंद ना हो। ये सब मुझे पसंद है, बहुत पसंद है। पास आइए, आपको भी पसंद आएगा। औरत जब शर्मो हया का पर्दा उतार कर फेंकती है तो बेहया से बेहया मर्द भी उसके आगे शर्मसार हो जाता है। अनिल भी सीमा के इस रूप का सामना नहीं कर सका और भाग खड़ा हुआ। सीमा ने चैन की सांस ली, लेकिन अगले ही दिन अनिल को दोबारा अपने दरवाजे पर देखकर वो हैरत में पड़ गई। आज तो अगर आप मुझे अंदर आने से मना भी करेंगे तो भी मैं सुनने वाला नहीं। क्या चाहती हैं? कमाल है, घर में कोई मेहमान आए तो चाय पानी भी। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? आपने जो कुछ कहा था मैं कुछ भी नहीं कर सका। ना तो आपसे नफरत कर सका, ना ही आपको माफ कर सका, और ना ही आपको भूल सका। यहाँ किस लिए आए हैं आप? ये कहने कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। या यूं कहिए, आपसे पूछने आया कि आप मुझसे शादी करेंगे? अनिल साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। कुछ शराब वगैरह, मेरा मतलब है आप नशे में तो नहीं है? जी नहीं, मैं कोई नशा नहीं करता, पान सिगरेट भी नहीं। तो क्या जानबूझकर आप मुझे जलील करने यहाँ आए? सीमा जी, मैंने जब से होश संभाला है मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी को जानबूझकर जलील किया। तो फिर क्या मजाक करने आए हैं यहाँ? जी नहीं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अनिल साहब, क्या मैं पूछ सकती हूँ मेरी असलियत जानने के बाद भी आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? इसलिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अनिल के इस प्रेम निवेदन पर सहज ही सीमा को विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, खूबसूरत और कन्विंसिंग झूठ बोल लेती है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच बोल रहा हूँ? क्या आप जानते हैं कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी की कितनी रातें, कितने मर्दों ये जानने की जरूरत नहीं समझता। तब तो आपको ये भी मालूम होगा कि मैं हर रोज रात को शराब पीती हूँ और शराब मेरी आदत है। जी हाँ, ये भी मालूम है। और क्या ये भी मालूम है कि मैं सिगरेट पीती हूँ? जी हाँ। तब तो ये भी जान लीजिए मिस्टर अनिल कि मेरे सिगरेट और शराब का खर्च करीब 1000 रुपया महीना है। मैं वादा करता हूँ कि महीने की पहली तारीख को 1000 रुपया आपके हाथ में रखता हूँ। अब तो आप मुझसे शादी करेंगी ना? यह हकीकत नहीं हो सकती अनिल साहब, नहीं हो सकती। सीमा जी, आपको कोई जिंदगी में प्यार करने वाला नहीं मिला। इसका ये मतलब नहीं कि इस दुनिया में कोई इंसान प्यार करने के काबिल ही नहीं। मैं आपसे प्यार करता हूँ,
सच्चा प्यार करता हूँ, पूजा की हद तक प्यार करता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि ऐसा ना हो, बहुत चाहा कि आपको भूल जाऊं, मगर दिल नहीं माना। सच मानिए, इस वक्त ये कहते हुए मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि मुझे आपसे प्यार है। मुझे बोलने दीजिए सीमा जी, मेरे दिल में क्या है सब कुछ सुन लीजिए। उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मैं खुशी से मंजूर कर लूंगा। अगर आप शादी के लिए राजी हो जाएंगे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। अगर आपने इनकार कर दिया मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है सीमा जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए। आज सोमवार है, मैं अगले सोमवार को आऊंगा। सिर्फ एक इल्तिजा है मेरी, फैसला करते वक्त इतना याद रखिएगा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे देख कर कह रहे हैं सभी, मोहब्बत का हासिल है दीवानगी। मुझे देख कर कह रहे हैं सभी, मोहब्बत का हासिल है दीवानगी। प्यार की राह में फूल भी थे मगर मैंने कांटे चुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको ढूंढा सजा, मेरी आवाज को दर्द के साज को तू सुने ना सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको ढूंढा सजा। मर्दों को लाजवाब कर देने वाली सीमा आज अवाक रह गई। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहे। अपने ही पेशे वाली एक पुरानी परिचिता से सलाह लेने के लिए वो उसके घर पहुंची। मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आया है जो कहता है कि उसे मुझसे प्यार है, सच्चा प्यार। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। सब कुछ? हाँ, उतना ही जितना कि आप जानती हैं। फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहता है, सच्चे प्यार का दावा करता है। क्या ये मुमकिन है कि वो सच बोल रहा हो? उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण है? नहीं। तुम्हारे पास उसकी बात से यकीन न करने का कोई कारण है? हाँ है। क्या? अगर वो सच बोल रहा है तो मेरी जिंदगी के सारे तजुर्बे झूठे हैं। पगली। आज शायद सीमा के आश्चर्यचकित होने का ही दिन था। पहले अनिल और अब आंटी की बातें। उसे चक्कर आने लगा। तो आपकी राय में मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैं हैरान हूं तुमने अभी तक की क्यों नहीं। सीमा, हमारी जैसी औरतों को मां कहने वाले और बहन कहने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, बीवी कहने वाला कोई नहीं मिलता। लेकिन अगर उसका प्यार झूठा निकला तो? अगर वो सच्चा है तो होगी कोई सीमा तुम्हारी खुशियों की? अरे सारा जहर अमृत बन जाएगा। और अगर भगवान न करे वो झूठा निकला भी तो तलाक दे देना। तुम्हारी मेरी जैसी औरतों की कितनी शादी और कितने तलाक होते हैं, कौन पूछता है? देखो सीमा, मैं अब भी कहती हूँ, अगर इंसान सच्चा है तो इसको पाने के लिए कुछ खोने से गुरेज न करना। फिल्म चेतना में स्त्री की स्थिति को बहुत तीखे ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। पतिता का नाम पा जाने के बाद औरत के लिए प्रायश्चित के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक बार भूल करने के बाद जीवन भर वो अपनी भूल को दोहरा तो सकती है, लेकिन उस भूल को सुधार नहीं सकती। अपना खोया हुआ सम्मान औरत वापस नहीं पा सकती। बहुत कम गिरी हुई औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई उठाने वाला मिलता है। इसलिए सीमा को जब ये मौका मिला तो उसने अनिल से शादी कर लेने का निश्चय कर लिया। अनिल सीमा को पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। ये मेरे डैडी है। डैडी, ये तुम्हारी बहू है, माली का लड़का है।
जिस दिन मेरे पिताजी की डेथ हुई थी उसी दिन पैदा हुआ था, इसलिए मैं इसे डैडी कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये तुम्हारा घर है मिसेस अनिल धवन। इधर किचन, इधर बेडरूम और वो तुम्हारा बेडरूम। सीमा, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पहला प्यार किया और सब कुछ पा दिया। जी चाहता है अपने आप को इन पलकों में छुपा लो। एक इल्तिजा है। कहो। कुछ दिन आप यहाँ नहीं, दूसरे कमरे में सोएंगे। वो क्यों? अब तो मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे हक है। सिर्फ मुझे कुछ दिनों की मोहलत देनी होगी ताकि मैं अपने आप को इन बाहों में समाने लायक बना सकूं। इन आंखों से जो प्यार बरसता है उसे अपने में जस्ट करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं बहुत बिखरी हुई हूं अनिल बाबू, सिमटने में कुछ तो समय लगेगा। अनिल वास्तव में सीमा से प्यार करता था, सच्चा प्यार, वो प्यार जिसे झेल पाना कभी कभी कठिन भी हो जाता है। इतना प्यार मत कीजिए, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्यार बर्दाश्त करना है तो प्यार करो, और प्यार होता जाता है मुझे। मैं पेट बना देता हूं तुम्हारे। नहीं, मैं बना लूंगी। आप मुझे मना क्यों नहीं करते? डोंट बी स्टूपिड। मेरे मना करने से क्या तुम शराब पीना छोड़ दोगी? तुम शराब पीना तभी छोड़ोगी जब तुम्हारा अपना आप मना करेगा, तुम्हारी आत्मा तुम्हें मना करेगी। अनिल के प्यार में सीमा ने जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना सीखा। उसने जाना कि जीवन स्वार्थों का शोर ही नहीं है बल्कि भावनाओं का संगीत भी है। तूने लगाया है अंग मोहे से, भोर से रजनी मिल गई जैसे, जीते जी अब इन चरणों से हो पाऊंगी दूर मैं कैसे। सुख भी नहीं कबूल सजनवा बिन तेरे, कांटा है हर फूल सजनवा बिन तेरे, जीवन है एक भूल सजनवा बिन तेरे, कांटा है हर फूल सजनवा। प्यार के इन खुशनुमा सपनों की उम्र बहुत कम थी। एक दिन सीमा को एक ऐसी बात का पता चला जिसने उसकी चेतना को बुरी तरह झकझोर दिया। आप माँ बनने वाली। क्या? आप माँ बनने वाली है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जो सच है वही कह रहा हूँ। ये कैसा सच है जो मेरे मन की शांति को बर्बाद करने आया है? ये कौन सा पाप है जो गंगा नहाने के बाद भी मेरे प्यार में आग लगाने आ पहुंचा? नहीं नहीं डॉक्टर, नहीं, कह रही कि सच नहीं है। ये ममता बहुत महंगी है, ये सच बहुत कड़वा है। सीमा मां बनने वाली थी, अनिल के बच्चे की नहीं, किसी नामालूम ग्राहक के बच्चे की। क्या वो अनिल को इस नाजायज संतान का तोहफा दे सकती थी? सीमा, सीमा, ये क्या हो गया तुम्हें? सीमा, तुम आ गए। देखो सब बोतलें खाली हो गई, थोड़ी शराब मंगा दो। सीमा, सीमा, मैं जहर खा दूंगा अगर तुम शराब पियोगी। अनिल बाबू,
हुआ शीशा कभी नहीं जो सकता। मसले में कली कभी नहीं चल सकती। आपसे तो बताना ही होगा। सीमा, जो कुछ तुम्हें बताना है सुबह बताना। अभी जाओ, सो जाओ। सुबह नहीं होगी। मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ अनिल बाबू, सब कुछ तो तुम्हारे प्यार ने खो दिया था, मगर ये एक दाग रह गया मेरी जिंदगी में। अनिल सचमुच साधारण मनुष्य नहीं था। वो बहुत ऊंचा था और सीमा उसके आगे बेहद बौनी पड़ रही थी। क्या वो उस बुलंदी के रूबरू खड़ी हो सकती थी? शायद। जीते जी तो कतई नहीं। तो क्या उसकी मौत कोई जवाब बन सकती थी? तुम मेरी बीवी हो, मैंने तुमसे शादी की है। तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन बच्चा आखिर बच्चा होता है, चाहे किसी का भी हो। तुम इस बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में पालोगे। इसे जन्म देने में जितनी तकलीफ होगी उसे बर्दाश्त करोगे। इसकी मां कहलाओगे, तो फिर मैं इसका बाप क्यों नहीं कहला सकता? तुम जिस किसी की भी मां, मैं उसका बाप हूं। मर तो मैं कहीं भी सकती थी अनिल बाबू, मगर आपकी गोद में मरने की इच्छा ने मुझे कहीं जाने नहीं दिया। सीमा, अनिल बाबू, गुड नाइट। सीमा ने मौत का रास्ता चुना और वो मर गई। मगर ये मौत जागरूक दर्शक को भ्रमित कर जाती है। सीमा एबॉर्शन भी करा सकती थी। अनचाही नाजायज संतान से छुटकारा पाकर एक नया जीवन शुरू कर सकती थी। फिर भी उसने जीवन का अंत करना ही क्यों चुना? क्या उसे भीषण आत्मग्लानि हुई थी, या अनिल की महानता का सामना करने में असमर्थ होकर उसने पलायन का रास्ता चुन लिया? देखा जाए तो शायद दूसरी बात अधिक तर्क संगत जान पड़ती है। अनिल सीमा की नाजायज संतान को भी अपनाने को तैयार था। प्यार और बलिदान की ये एक ऐसी ऊंचाई थी जिसका जवाब सीमा अपनी मौत से ही दे सकती थी, और उसने वही किया। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने। मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। तेरे गेसुओं का वो साया कहाँ, वो बाहों का तेरी सहारा कहाँ। तेरे गेसुओं का वो साया कहाँ, वो बाहों का तेरी सहारा कहाँ। अब वो आंचल कहाँ, मेरी पलकों
से जो भी के मोती सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। मेरी आवाज को, दर्द के साज को तू सुने ना सुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। एक दृष्टि से चेतना पूरी तरह पलायनवादी फिल्म है, जिस सच्चाइयों से आंख चुराने के सिद्धांत की वकालत करती है। जो बुरा है वो कभी सुधर नहीं सकता, उसे उसी रूप में समाप्त हो जाना चाहिए। यही ध्वनि इस फिल्म से निकलती है। B.R. इशारा का मानना है कि ये सभ्यता अपने विनाश के लिए मजबूर है। ध्वंस की तरफ बढ़ती हुई इस मानवीय सभ्यता को सही दिशा दिखाने की बजाय ध्वंस की ओर एक और धक्का दे देना शायद B.R. इशारा अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसीलिए उनकी आलोचना करने वालों का विचार है कि B.R. इशारा एक अनास्थावादी रचनाकार हैं। उनकी कृतियां विवाद शायद खड़ा करें, लेकिन सृजनात्मक कुछ नहीं दे पाती। फिल्म चेतना के संदेश को और B.R. इशारा के सिद्धांत को दर्शकों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। विचारपूर्ण और बौद्धिक स्तर की फिल्म के रूप में फिल्म चेतना की पहचान नहीं हो सकी। इस फिल्म को सेक्सी और बोल्ड फिल्म के रूप में पहचाना गया। फिल्म चेतना के पोस्टर को भी सेंसर ने आपत्तिजनक माना था। इस पोस्टर में औरत की टांगों के भीतर एक पुरुष को प्रदर्शित किया गया था। देखा जाए तो चेतना यही चित्र जनता के चेतन को देती है और यही है उसकी व्यावसायिक सफलता का कारण। फिल्म चेतना की बातें आपके चेतन को कितना झकझोर पाई, ये आप हमें बताइएगा पत्र लिखकर। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर